हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग सीखने वाले हैं पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखा था और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन निकलता है, तो ये सब हमने कर लिया है, देख लिया है। अब हम एक एक हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे या उनके डिफिशियंसी से क्या कौन सा डिजीज होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मीन्स पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स की बात करते हैं। तो सीखते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। जैसा कि ऑलरेडी यू नो दैट एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, फालतू लगा। ये पास डिस्टैलिस से सेक्रीट होता है। एफएसएच, एलएच, टीएसएच, एलटीएच, जीएच और एसीटीएच। एक हार्मोन्स और है जिसको आप कहते हैं एमएसएच। ये पार्स इंटरमीडिया से सेक्रीट होता है। तो इस तरह से टोटल एनसीईआरटी ने 7 पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स का नाम दिया है। तो एक एक के फंक्शन को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला हार्मोन्स है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। तो गोनेडोट्रोपिक की बात करते हैं। गोनेडोट्रोपिक नाम कैसे इसका पड़ा? गोनेड्स। गोनेड्स क्या है? टेस्टीज और ओवरी। मेल में टेस्टीज होता है और फीमेल में ओवरी होती है। तो उसी को हम गोनेड्स कहते हैं। तो गोनेड्स जो है वो हार्मोन्स जो गोनेड्स पे एक्ट करते हैं, ऐसे हार्मोन्स को हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। तो हम बात करते हैं गोनेडोट्रोपिक 2 हार्मोन्स है। एक होता है एफएसएच और दूसरा होता है एलएच। तो बोथ आर कॉल्ड एज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। बोथ एफएसएच एंड एलएच इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। तो यहां पे सबसे पहला गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो इसके नाम से इसका काम क्लियर है। तो इसके नाम से ही इसका काम पता चलता है, नाम से ही काम पता चल रहा है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहने मतलब ये ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स पाए जाते हैं उस पे कुछ तो करते हैं, कुछ क्या करते हैं वो वही बात सीखना है। तो हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, जैसा कि आप जानते हो। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है जीएनआरएच और इसका पूरा नाम है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स सेक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो ये हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को सेक्रेट किया, तो जीएनआरएच ने एंटीरियर पिट्यूटरी को कहा भैया सेक्रेट करो। तो क्या सेक्रेट करो? हार्मोन सेक्रेट करो। तो ये बोलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स का सेक्रेशन शुरू करेगा। तो कौन से हार्मोन्स का सेक्रेशन शुरू करेगा? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच को सेक्रेट कर देगा। अब जरा देखिए, एफएसएच एक प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन्स है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट हो रहा है। तो आप कह सकते हो ये प्रोटीनिशियस या ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ हार्मोन्स है। ग्लाइकोप्रोटीन या आप कह सकते हो प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन्स है या प्रोटीनिशियस हार्मोन्स है। अब ये हार्मोन्स क्या करेगा? अब ये हार्मोन्स मेल में भी एक्ट करेगा और फीमेल में भी एक्ट करेगा। तो सबसे पहले फीमेल की बात करते हैं। तो ये हार्मोन्स फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर ओवरी होता है। फीमेल में एक स्ट्रक्चर होगा जिसको कहते हैं ओवरी। दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरी के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। एफएसएच ग्राफियन फॉलिकल को बोलेगा, कहेगा कि भैया हार्मोन्स का सेक्रेशन करना है। तो ग्राफियन फॉलिकल एक हार्मोन सेक्रेट करेगा जिसका नाम है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स, तो ग्राफियन फॉलिकल इस एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स का सेक्रेशन स्टार्ट कर देगा। अब इस एस्ट्रोजन का काम क्या है?
तो एस्ट्रोजन को हम फीमेल सेक्स हार्मोन्स कहते हैं और यह एस्ट्रोजन फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? जैसे फीमेल का जो कैरेक्टर प्यूबर्टी के बाद डेवलप होता है, जैसे जैसे हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, जैसे फीमेल से में वॉइस का पतला होना, ऐसे बहुत सारे फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, उनको डेवलप कराएगा। फिर फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जैसे यूट्रस का डेवलपमेंट, फैलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट, है ना, इनका मैच्योरेशन करवाएगा, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। अच्छा, तो ये ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करता है, लेकिन ब्रेस्ट के अंदर जहां मिल्क बनता है, जिसको हम एल्वियोलस कहते हैं, उस एल्वियोलस का डेवलपमेंट प्रोजेस्टेरॉन करता है, न कि एस्ट्रोजन। तो यही एस्ट्रोजन फीमेल्स में लिबिडो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल्स में सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो मतलब होगा सेक्सुअल बिहेवियर, और सेक्सुअल बिहेवियर को हिंदी में कहेंगे वासना, मतलब डिजायर टू सेक्स। तो फीमेल में सेक्स का जो डिजायर डेवलप होता है, सेक्स की जो इच्छा होती है, उसको डेवलप कराने का काम इस एस्ट्रोजन का होगा। तो हम कह सकते हैं ये फीमेल में लिबिडो को स्टिमुलेट करता है। तो मेल में लिबिडो को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है। तो इस सेक्स हार्मोन्स के बारे में अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो यहाँ इसी टॉपिक में दिया गया है ओवरी और टेस्टिज, वहां पे पढ़ेंगे, तब इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, ये एफएसएच मेल में क्या करेगा? तो मेल में यह एफएसएच, मेल के अंदर टेस्टिज होता है और उस टेस्टिज के में लोब्यूल होता है, टेस्टिज में लोब्यूल होता है और लोब्यूल के अंदर सेल पाए जाते हैं, है ना, जिसको सेल पाए जाते हैं जो है, जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और दूसरी चीज पाई जाती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल पाए जाते हैं। एक का नाम होता है जर्म सेल और दूसरे का नाम होता है सर्टोली सेल। फिर से सुनिए, टेस्टिज के अंदर छोटे छोटे चैम्बर होते हैं जिसको लोब्यूल कहते हैं। लोब्यूल के अंदर सेल और एक सेल पाया जाता है जिसका नाम लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स होता है, और दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के वाल में, मतलब इनर वाल में, दो तरह के सेल होते हैं। एक जर्म सेल होता है और दूसरा सर्टोली सेल होता है। जर्म सेल से स्पर्म बन जाता है और सर्टोली सेल से कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, कुछ फैक्टर का सेक्रेशन होता है। तो ये मेल में एफएसएच सर्टोली सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में है, टेस्टिज के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में पाया जाएगा सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल को बोलेगा, सर्टोली सेल एक हार्मोन्स का सेक्रेशन करेगा जिसका नाम होगा इनहिबिन हार्मोन्स, तो जिसका नाम होगा इनहिबिन। तो इनहिबिन नाम के हार्मोन्स का सेक्रेशन करेगा। इसके अलावा यह MRF मुलेरियन रिग्रेसर फैक्टर और इसके अलावा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सेक्रेशन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये तीन केमिकल सेक्रेट कर रहा है। सर्टोली सेल इनहिबिन का सेक्रेशन कर रहा है, सर्टोली सेल MRF का सेक्रेशन कर रहा है, सर्टोली सेल ABP का सेक्रेशन कर रहा है। तो MRF मुलेरियन रिग्रेसर फैक्टर, तो मुलेरियन रिग्रेसर फैक्टर यह स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को प्रमोट करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस में भी भाग लेता है। इनहिबिन हार्मोन्स की बात करते हैं, इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है। जैसे अगर एफएसएच ज्यादा मात्रा में सेक्रेट हो गया है और मुलेरियन रिग्रेसर फैक्टर अपना काम कर चुका है, स्पर्म बना चुका है, तो अब जरूरत नहीं है कि स्पर्म बनाने की, तो उस समय क्या होगा? तो यह इनहिबिन हार्मोन्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा। तो यह इनहिबिन हार्मोन्स क्या करेगा? तो इनहिबिन हार्मोन्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा और ये इनहिबिन हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा, भैया काम हो गया है बॉस, ना, ये बोलेगा कि बॉस
काम हो गया है, अब आप ये सेक्रेट करना बंद कर दो। जैसे इन्हिबिन कहेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को अब सेक्रेट करना बंद करो, तो एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच का सेक्रेशन बंद कर देगा। और एफएसएच नहीं होगा तो यह स्टिमुलेट नहीं होगा, यह स्टिमुलेट नहीं होगा तो एमआरएफ सेक्रेट नहीं होगा। एमआरएफ नहीं सेक्रेट होगा क्योंकि एमआरएफ की अब आवश्यकता नहीं है। इसी को कहते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो दीज मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो दीज आर कॉल्ड एज द निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फिर से एक बार समझते हैं। एफएसएच फीमेल में ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करेगा। मेल में एफएसएच सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, सर्टोली सेल इन्हिबिन का सेक्रेशन करेगा, एमआरएफ का सेक्रेशन करेगा। एमआरएफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में भाग लेता है। तो ज्यादा अगर सेक्रेट हो चुका होगा, स्पर्म बन चुका होगा, तो इन्हिबिन सेक्रेट हो जाएगा। इन्हिबिन निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा और फिर एफएसएच का सेक्रेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा और ये मैकेनिज्म कहलाएगा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हमने सीख लिया एफएसएच के बारे में। एफएसएच का फंक्शन प्रमोट द स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ये मेल में होता है स्पर्म का बनना, और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम तो ये फीमेल में होता है ना। तो फीमेल, तो फीमेल में oogenesis होता है और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। मेल में स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में ओवम का बनना oogenesis। तो ये दोनों ही प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों ही प्रोसेस को यह स्टिमुलेट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा हार्मोन्स है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है, उसका नाम है एलएच हार्मोन्स। एलएच को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। दीज आर कॉल्ड एज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो इस हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो ये भी जो है इसका भी सेक्रेशन हाइपोथैलेमस के कारण होगा। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स निकलेगा जिसका नाम होगा जीएनआरएच। जीएनआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा भाई जो है पिट्यूटरी जरा जो है एलएच हार्मोन्स को सेक्रेट करो। तो एलएच हार्मोन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच हार्मोन्स सेक्रेट करना शुरू करेगा। एलएच हार्मोन्स जीएनआरएच के जब स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, तब जाकर के यह एलएच सेक्रेट होगा। अब एलएच सेक्रेट होगा तो ध्यान दीजिएगा, एलएच का ही दूसरा नाम होता है आईसीएसएच। आईसीएसएच, आईसीएसएच को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ध्यान दीजिएगा, एलएच का दूसरा नाम है आईसीएसएच। आई मतलब इंटरस्टिशियल, सी मतलब सेल, एस मतलब स्टिमुलेटिंग, एच मतलब हार्मोन्स। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो इंटरस्टिशियल सेल इसी को हम कहते हैं लेडिक सेल। इंटरस्टिशियल सेल को हम कहते हैं लेडिक सेल। तो दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल। तो दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल। इसी लेडिक सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल नाम देते हैं। अब जरा देखिए एलएच हार्मोन्स ये फीमेल्स में, तो एलएच हार्मोन्स फीमेल के ओवरी में पाया जाता है कार्पस लूटियम। फीमेल्स के ओवरी में ना एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम, और ये कार्पस लूटियम सेक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन, तो ये सेक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। कहने का मतलब एलएच स्टिमुलेट द कार्पस लूटियम एंड कार्पस लूटियम सेक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो भाई ये क्या कहेगा, ये किसको बोलेगा, कहे ओवरी के ग्राफियन को बोलेगा, कहेगा कि भैया जी है ना कार्पस लूटियम जी है ना सेक्रीट करल जाई, क्या करल जाई, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। कौन सा ट्रॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। अब जरा देखिए दूसरा मेल में का क्या काम है इसका। तो मेल में मतलब पुरुषों में क्या काम है, तो जो है मेल में लेडिक सेल्स होता है।
मेल के टेस्टीज के लोब्यूल में लेडिक सेल होता है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। तो एलएच हार्मोन्स इस टेस्टीज के लेडिक सेल को बोलेगा, कहेगा भैया सेक्रीट करल जाई। का सेक्रीट करल जाई? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। तो यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सेक्रेशन शुरू कर देगा। इसी टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं मेल एंड्रोजेंस। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का दूसरा नाम है मेल एंड्रोजेंस। तो इस तरह से एक बार फिर समझते हैं, है ना। जीएनआरएच ने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच को सेक्रेट किया, एलएच ने फीमेल में कार्पस लूटियम को स्टिमुलेट किया और कार्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन किया, और एलएच ने मेल में लेडिक सेल को स्टिमुलेट किया और लेडिक सेल ने टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट किया। और ये टेस्टोस्टेरोन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखेंगे ये जो है मेल में लिबिडो को भी प्रमोट करता है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर मतलब डिजायर टू सेक्स को डेवलप करवाता है यही टेस्टोस्टेरोन। अगर ये टेस्टोस्टेरोन ना हो आपके बॉडी में तो सेक्स का डिजायर नहीं डेवलप होगा। तो इस तरह से हमने दो हार्मोन्स के बारे में सीख लिया। अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी से तीसरे हार्मोन्स की बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, जिसको हम जीएच कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है एसटीएच, इसको कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। दिस इज कॉल्ड एज द सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। तो जीएच हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स ऐसा हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी के टिश्यू को प्रमोट करता है। ये किसी एंडोक्राइन डायरेक्टली हमारे बॉडी के टिश्यू को प्रमोट करता है ग्रोथ के लिए। तो क्या काम है देखते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन्स जरा ध्यान दीजिएगा कैसे सेक्रेट होता है। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन्स निकालता है जिसका नाम होता है जीआरएच। जीआरएच ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स। ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स, जीआरएच। ये जो है हाइपोथैलेमस जीआरएच को सेक्रेट किया और ये साहब एंटीरियर पिट्यूटरी को आदेश करेंगे, भाई एंटीरियर पिट्यूटरी जी है ना सेक्रेट कर दीजिए। क्या सेक्रेट करिए ना? ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करिएगा जरा ना। तो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट कर देगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी अब ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करेगा और ये ग्रोथ हार्मोन्स डायरेक्टली है ना टिश्यू के ऊपर एक्ट करेगा और उस टिश्यू में प्रोटीन के सिंथेसिस को प्रमोट करेगा जिससे उस टिश्यू की साइज बढ़ सके। तो इस तरह से आप कह सकते हैं दीज ग्रोथ हार्मोन्स डायरेक्टली प्रमोट द बॉडी टिश्यू फॉर द ग्रोथ। ये ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी के टिश्यू को प्रमोट करेगा, किस लिए? फॉर द ग्रोथ। कैसे करेगा? बाय प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस प्रमोट करवा करके, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को करवाएगा तभी प्रोटीन बनेगा। तो इस तरह से ये ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी के टिश्यू को डायरेक्ट प्रमोट कर रहा है। तो इसके फंक्शन, इंडिविजुअल फंक्शन समझ लेते हैं। तो दिस प्रमोट द ग्रोथ हार्मोन्स क्या प्रमोट कर रहा है? एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन। एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म मतलब फॉर्मेशन ना। प्रोटीन मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है ताकि बॉडी के टिश्यू का ग्रोथ हो सके। तो प्रमोट द एनाबोलिज्म ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन के एनाबोलिज्म को प्रमोट करता है। दूसरी हम बात करते हैं और क्या कर सकता है। तो और क्या कर सकता है? स्टिमुलेट द प्रमोट द स्टिमुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब होगा प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करना। तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर देता है ताकि प्रोटीन ज्यादा बने और हमारे बॉडी का ग्रोथ हो पाए। दूसरा और क्या काम करता है? तो दीज डिक्रीज द यूज ऑफ ग्लूकोज फॉर द एनर्जी। मतलब ग्लूकोज यूटिलाइज होगा तभी एनर्जी बनेगा। तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है? ग्लूकोज के यूज को रोक देता है। मतलब सेल के द्वारा ग्लूकोज के यूज को रोक देगा।
सेल इस ग्लूकोज का यूज नहीं कर पाएगा, जिस कारण से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ा सकता है। कौन? ग्रोथ हार्मोन्स। इसीलिए ग्रोथ हार्मोन्स को कहते हैं कि इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स इंसुलिन होता है। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, जबकि ग्रोथ हार्मोन्स ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो आप कह सकते हैं डिक्रीज द यूज ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के यूज को कम करता है। और क्या कम करेगा? कंजर्व द कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को कंजर्व कर देता है एज ग्लाइकोजन। सेल के अंदर ग्लाइकोजन को टूटने से रोकता है। मींस इसका काम होगा ग्लाइकोजन का कंजर्वेशन। ये ग्लाइकोजन को कंजर्व कर देगा या कार्बोहाइड्रेट को कंजर्व कर देगा। कहने का मतलब हमारे बॉडी का हिपैटोसाइट सेल, लीवर में पाए जाने वाले हिपैटोसाइट सेल ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को नहीं बनाएंगे। तो क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन्स ऐसा चाह रहा है, ऐसा बोल रहा है कि ऐसा तुमको नहीं करना है। तो कह सकते हैं कंजर्व द कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब क्या है? दीज इनहिबिट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। कहने का मतलब इनहिबिट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये ग्लाइकोजन को टूटने नहीं देगा। ग्लाइकोजन को टूटने नहीं देगा। तो ग्लाइकोजन जब टूटेगा नहीं तो ग्लाइकोजन जो है बॉडी में एज इट इज स्टोर्ड रहेगा। तो आगे और क्या करेगा? स्टिमुलेट द लिपोलाइसिस, यह लिपोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है। करने का मतलब लिपिड्स के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करेगा, लिपिड्स को तोड़ेगा ताकि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ सके। तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाने के लिए यह लिपोलाइसिस को स्टिमुलेट कर देगा। तो इस तरह से इस ग्रोथ हार्मोन्स का ये फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जैसा कि पहले ही पढ़े थे, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को भी बढ़ा देता है। और क्या करेगा? कंजर्व द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल, बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कंजर्व करेगा। कहने का मतलब बोन्स से कैल्शियम और फॉस्फेट को स्प्लिट नहीं होने देगा, उनमें इसका कंजर्वेशन करेगा। कैल्शियम और फॉस्फेट का बोन में जब कंजर्वेशन करेगा, जिस कारण से बोन की लंबाई बढ़ेगी। तो इस तरह से आपके बॉडी का ग्रोथ भी होगा, आपके बॉडी की लंबाई भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे ये कैल्शियम और फॉस्फेट को कंजर्व करता है। तो इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स क्या होगा? तो इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स इंसुलिन होगा। जैसा कि हम जानते हैं इंसुलिन यह ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, लेकिन ग्रोथ हार्मोन्स जो होगा यह ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। कहने का मतलब ग्रोथ हार्मोन्स का विरोधी हार्मोन्स होगा इंसुलिन। तो इसलिए कर सकते हैं इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स इंसुलिन है। और क्या करेगा? सेक्रेशन इनहिबिटेड। कहने का मतलब ग्रोथ हार्मोन्स का सेक्रेशन कौन कम करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो ग्रोथ हार्मोन्स को सेक्रेट होने नहीं देता है? तो दैट इज द सोमैटोस्टेटिन। तो ये एक हार्मोन्स है जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है। हाइपोथैलेमस से निकलता है सोमैटोस्टेटिन, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स के सेक्रेशन को रोक देता है। तो सोमैटोस्टेटिन के द्वारा ग्रोथ हार्मोन्स का सेक्रेशन रुक जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इस हार्मोन्स के कम सेक्रेट होने से क्या होगा? कहने मतलब इसके हाइपोसेक्रेशन से। ग्रोथ हार्मोन्स के हाइपोसेक्रेशन मतलब अंडर सेक्रेशन मतलब लो सेक्रेशन, हाइपो मतलब कम। अगर हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स का सेक्रेशन कम हो रहा है तो कौन सा डिजीज होगा? तो आप याद रखेंगे ना, तो 3 डिजीज हो सकते हैं, है ना। एक है टर्म याद रखेंगे DAS मतलब दास, है ना, दास, DAS दास। 3 डिजीज होते हैं। एक होगा ड्वार्फिज्म, दूसरा होगा एक्रोमेक्रिया और तीसरा होगा सिमॉन्स डिजीज। तो आप याद रखेंगे दास। तो अब जरा हम बात करते हैं चाइल्ड में। तो चाइल्ड की अगर हम बात करें तो चाइल्ड में
ना, अगर चाइल्ड कहने का मतलब आप कह सकते हैं बिफोर द प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के पहले, प्यूबर्टी के पहले कहने का मतलब चाइल्ड में अगर ग्रोथ हार्मोन्स का सेक्रेशन बंद हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा, बॉडी ग्रोथ नहीं करेगा, बॉडी ग्रो नहीं करेगा, मतलब बच्चा बौना बन जाएगा, मिडगट हो जाएगा, उसकी बॉडी ग्रो नहीं कर रही है प्रॉपरली तो मतलब बौना हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं चाइल्ड में इसके हाइपोसेक्रेशन से ड्वार्फिज्म होता है, ड्वार्फ हो जाता है, चाइल्ड कैसा हो जाता है, ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ड्वार्फ को, ड्वार्फिज्म को हम कहते हैं जो है एटलियोसिस, ड्वार्फिज्म का दूसरा नाम है एटलियोसिस। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ हार्मोन्स के कमी होने के कारण अगर ड्वार्फिज्म हो रहा है तो ऐसे ड्वार्फिज्म को पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी से ही सेक्रीट हो रहा है, तो ऐसे ड्वार्फिज्म को पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं। और पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म को ही हम कहते हैं जो है एटलियोसिस। क्या कहते हैं, एटलियोसिस। कौन सा सिस, एटलियोसिस। कौन सा सिस, एटलियोसिस, एटलियोसिस। तो एटलियोसिस कहते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी जो है ड्वार्फिज्म कहने मतलब, ड्वार्फिज्म मतलब बौना, मतलब मिड गट, आप कह सकते हो इसमें मिड गेट हो जाएगा, पर्सन मिड गेट हो जाएगा, मतलब स्टंटेड ग्रोथ होगा, पर्सन का ग्रोथ स्टंटेड होगा, मिड गट, पर्सन बौना ही रह जाएगा। अब हम बात करते हैं एडल्ट में। एडल्ट कहने मतलब, एडल्ट कहने मतलब आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं है ना, आफ्टर द प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद, आफ्टर द प्यूबर्टी या प्यूबर्टी के बाद, या एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन्स की अगर कमी हो तो कौन सा डिजीज होगा, तो आप कह सकते हैं पहला डिजीज। कौन सा होगा, पहला डिजीज आप कह सकते हैं एक्रोमिक्रिया, एक्रोमिक्रिया। कौन सा डिजीज हो जाएगा, एक्रोमिक्रिया। और इस डिजीज में क्या होता है ना, क्या होता है, आपका हाथ, आपका पैर, आपका फेस छोटू छोटू हो जाता है, बिल्कुल राउंडेड राउंडेड, छोटू छोटू, एकदम छोटा छोटा दिखता है, हाथ बहुत छोटा सा, इतना बड़ा भुतुन्नी दिखता है, पैर भी छोटा छोटा हो जाता है, फेस जो होगा एकदम छोटा सा दिखेगा। तो एक्रोमीरिया में स्मॉल हैंड, फीट एंड फेस, ना छोटा हाथ, छोटा पैर और छोटा थोबड़ा, फेस भी छोटा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये एक्रोमीरिया का सिम्टम्स है। नेक्स्ट दूसरा डिजीज है एडल्ट में अगर इसकी कमी हो तो और क्या हो जाएगा, सिमोन्स डिजीज। तो सिमोन्स डिजीज क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, सिमोन्स डिजीज में प्रोटीन का सिंथेसिस घट जाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस घट जाता है, प्रोटीन नहीं बन पाता है। और क्या होता है, फीमेल्स में लैक्टेशन नहीं हो पाता है, मतलब अगर फीमेल में बर्थ हुआ है ना, तो उसमें दूध का फॉर्मेशन उसके ब्रेस्ट में नहीं हो पाएगा, मतलब लैक्टेशन भी नहीं हो पाएगा, प्रोटीन नहीं बन रहा है तो लैक्टेशन होगा ही नहीं। ठीक, तो रिड्यूस द लैक्टेशन, तो लैक्टेशन रिड्यूस हो जाता है सिमोन्स डिजीज में, ये फीमेल्स में होता है ना। अब जरा देखिए, ये तो आप देख लिए हाइपोसेक्रेशन से 3 डिजीज, पहला चाइल्ड में ड्वार्फिज्म, एडल्ट में एक्रोमीरिया और सिमोन्स डिजीज। अब इसके हाइपर सेक्रेशन की बात करते हैं। तो इसके हाइपर सेक्रेशन से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स के हाइपर सेक्रेशन, कहने मतलब ओवर सेक्रेशन, कहने मतलब ज्यादा सेक्रेशन। तो अगर ये ज्यादा सेक्रीट हो जाएगा, ज्यादा सेक्रीट हो जाएगा तो चाइल्ड में एक डिजीज होता है जिसका नाम होता है गिगैंटिज्म। क्या नाम होगा, गिगैंटिज्म। गिगैंटिज्म मतलब है ना, तो बच्चे का हाथ और पैर लंबा लंबा हो जाएगा, है ना, मतलब जिसको कहते हैं ना सीक जैसा, गांव की भाषा में कहते हैं ना, खा पी ले थोड़ा सा एकदम हड्डिया गया है, हड्डिया गया है मतलब सीक जैसा, हाथ पैर सीक जैसा हो गया है ना। तो हाथ ना बहुत पतला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, पैर बहुत पतला और लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये गिगैंटिज्म में होता है ना। तो ये गिगैंटिज्म जो होगा ये ज्यादा सेक्रेशन से होगा, ग्रोथ हार्मोन्स के ज्यादा सेक्रेशन से होगा। अच्छा, ये तो चाइल्ड में है, लेकिन एडल्ट में क्या होगा, तो एडल्ट में एक दूसरा डिजीज जिसको कहते हैं एक्रोमिगैली। क्या कहते हैं, एक्रोमिगैली डिजीज। तो एक्रोमिगैली एडल्ट में हो जाएगा। एक्रोमिगैली मतलब जैसे गोरिल्ला आपने देखा हो, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाएगा,
चेहरा ऐसे खूब बड़ा सा होगा, गोरिल्ला जैसे सर, गोरिल्ला जैसा हो जाएगा, तो बड़ा सा गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस होगा। बहुत सारे और क्या होगा, ओवर ग्रोथ होगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगेगा। और क्या हो जाएगा, है ना, कुबड़ बनने लगेगा, पीछे हम्प बनने लगेगा, जिसको कुबड़ कहते हैं। कहने मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम बेंट हो जाएगा, है ना, तो वर्टिब्रल कॉलम बेंट हो जाएगा। आप रामायण देखते समय आपने देखा होगा, कुबरी भगवान राम ने उसका जूठा बैर खाया था, उसी तरह का कुबर बन जाता है, ऐसे पीठ पे ऐसे ऐसे इंसान ऐसे लटक जाता है। जो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, अभी आप गांव जो है अपने दादा वगैरह को देखो, बहुत लंबे हैं और पतले हैं, तो धीरे धीरे ऐसे वो झुक जाते हैं, ऐसे इस तरह से झुक जाते हैं, मतलब उनका वर्टिब्रल कॉलम बेंट होने लगता है। और वर्टिब्रल कॉलम का बेंट होना, इसके लिए बायोलॉजिकल टर्म देते हैं, है ना, काइफोसिस। इसके लिए बायोलॉजिकल टर्म दिया जाता है काइफोसिस। तो काइफोसिस का मतलब होता है ब्लेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ब्लेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम अगर ब्लेंड होगा, अगर झुक जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, तो कुबड़ बन जाएगा पीछे, है ना। और कुबड़ को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, हम। ऊंट देखा है, ऊंट के पीठ पर हेम्प बना होता है, ऊंट के पीठ पर हेम्प होता है, जिसको कुबड़ कहते हैं। तो कुबड़ी में, है ना, कुबड़ बना था, इसीलिए उसको कुबड़ी कहा गया। कुबड़ी का ही जूठा बैर भगवान राम ने खाया था, लेकिन लक्ष्मण उस बैर को उठा के फेंक दिए थे। और ऐसा कहा जाता है कि वही बैर संजीवनी बूटी में डेवलप हुआ। बाद में जब उनको शक्ति बाण लगा था, तो हनुमान जी पहाड़ी उठा लाए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वो संजीवनी जो है वो उसके बेर से, जूठे बेर से डेवलप हुआ था। ऐसा रामायण में तुलसीदास ने लिखा है। अब जरा देखिए, तो आगे हम बात करते हैं काइफोसिस मतलब है, मतलब ब्लेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो हमने आज देख लिया ना, जो है इसमें देखा FSH LH, है ना, FSH LH GH, है ना, GH हार्मोन्स। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक है जो हार्मोन्स का है, वो पढ़ते हैं TSH। तो नेक्स्ट हार्मोन्स है TSH। तो TSH का पूरा नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो दिस इज कॉल्ड एज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस बोलता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन्स निकालता है जिसको कहते हैं TSH, जिसका नाम देते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ये भाई साहब ना क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड को बोलते हैं हार्मोन्स के सेक्रेशन के लिए। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में होता है। तो थायराइड ग्लैंड को बोलेंगे कि भैया थायराइड ग्लैंड जरा हार्मोन सेक्रेट कीजिए, काम है बॉडी में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला TSH, और TSH ने स्टिमुलेट किया थायराइड ग्लैंड को, स्टिमुलेट किया थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड ने सेक्रेट किया, तो सेक्रेट किया थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो हम जानते हैं ये हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। तो ये हार्मोन्स BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। तो ये हार्मोन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। तो हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, और यही एकलौता हार्मोन्स है जो स्टोर होता है। यही बॉडी का एकलौता हार्मोन्स होता है जो स्टोर होता है। इसके दूसरे फंक्शन के बारे में आगे हम चल के पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड में। तो ये दो तरह का होता है, T3 और T4। तो हमने देख लिया TSH का क्या वर्क है। दूसरा है ACTH, इसका पूरा नाम है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है। तो हाइपोथैलेमस का CRH, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रेट करेगा ACTH को, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स को। और ये हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड को बोलेगा,
और एड्रिनल ग्लैंड सेक्रीट करेगा एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स रीजन, मतलब एड्रिनल ग्लैंड का आउटर रीजन, तो आउटर मतलब कॉर्टेक्स रीजन, ये सेक्रीट करेगा ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स ना। दूसरा है सेक्स हार्मोन्स या सेक्सोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स। तो आप कह सकते हैं एसीटीएच एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड को प्रमोट करेगा, किस लिए? फॉर सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एंड सेक्सोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स का एग्जांपल आप जानते ही हैं, जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कौन है? कॉर्टिसोल। तो याद रखिएगा यहां पर ना, एसीटीएच नेवर स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। मिनरेलोकार्टिकॉइड्स के सेक्रेशन को यह स्टिमुलेट नहीं करेगा। मिनरेलोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड और सेक्सोकार्टिकॉइड तीनों ही एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं, लेकिन ये स्टिमुलेट करेगा किसके सेक्रेशन को? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और सेक्सोकार्टिकॉइड्स नाम के हार्मोन्स के सेक्रेशन को। तो इस तरह से तीसरा हार्मोन्स है एलटीएच, इसको हम कहते हैं लैक्टोट्रोपिक हार्मोन्स, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन्स। अच्छा, एक बात और सीखेंगे यहां पे, एसीटीएच, तो ध्यान दीजिएगा, एसीटीएच ये हमारे बॉडी में पिगमेंटेशन को भी प्रमोट करता है। पिगमेंटेशन, ध्यान दीजिएगा, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन कहने का मतलब ब्लैक कलरेशन, मतलब मेलानिन के सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है। अभी आगे चल करके सीखते हैं, तो याद रखिएगा ये पिगमेंटेशन को भी प्रमोट करता है हमारे बॉडी में, एसीटीएच। अब जरा देखते हैं लैक्टोट्रोपिक हार्मोन्स, तो लैक्टोट्रोपिक का दूसरा नाम होता है पीआरएल। पीआरएल इसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है पीआरएल, और ये पीआरएल जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ये किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को नहीं स्टिमुलेट कर रहा है, ये डायरेक्ट है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो मेमरी ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ब्रेस्ट को डेवलप कराएगा, मेमरी ग्लैंड को डेवलप कराएगा, और उस मेमरी ग्लैंड में जो एल्वोलस है उसमें मिल्क के सिंथेसिस को प्रमोट कर देगा। कहने का मतलब मिल्क फॉर्मिंग हार्मोन्स है। तो जो है बर्थ के बाद मां में, मदर में जो उसके ब्रेस्ट में जो मिल्क बनता है वो इसी हार्मोन्स के कारण बनता है। अच्छा, दूसरी चीज यहां पे याद रखेंगे, पीआरएल जब तक मदर के ब्लड में रहेगा तब तक उसके मेंसेस नहीं स्टार्ट होंगे, है ना। इसीलिए आप देखते हैं बर्थ के 6 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होता है, 12th के एनसीईआरटी में लिखा है। तो जो है नेचुरली जब आप जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पे आप पढ़ते हैं नेचुरल कंट्रासेप्शन। तो नेचुरल कंट्रासेप्शन में आप पढ़ते हैं एमिनोरोहिया, तो वहां पे एमिनोरोहिया में आप देखते हैं, तो वहां पे यही एक रीजन बनता है। तो पीआरएल जब तक फीमेल के ब्लड में रहेगा तब तक मेंसेस नहीं होगा। आप जानते हैं बर्थ के जस्ट आफ्टर बर्थ, जैसे कोई लेडी है वो जो है उसको बच्चा पैदा हुआ है, तो बच्चा पैदा होने के 6 महीने तक वो जो है 6 महीने तक उसमें पीरियड्स नहीं आते हैं, कहने मतलब उसमें मेंसेस नहीं होते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उस 6 महीने तक लगभग पीआरएल उसके ब्लड में रहता है। इसीलिए डॉक्टर कहता है ना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए 6 महीना, मतलब बच्चे को माँ को कम से कम 6 महीने तक दूध पिलाना चाहिए। तो उसकी बॉडी में मैक्सिमम 6 मंथ तक दूध बन सकता है, मिल्क बन सकता है। मिल्क बनाने के लिए ये हार्मोन्स रहेगा, और जब तक ये हार्मोन्स रहेगा तब तक एस्ट्रोजन हार्मोन्स नहीं सेक्रीट होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं सेक्रीट होगा, मतलब नए ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा। और जब तक नए ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक नए ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओवम नहीं बनेगा तो मेंसेस नहीं होगा। तो आप कह सकते हो ना, तो जो है इसका जो है ब्लड पीआरएल ना, पीआरएल इन ब्लड है ना, अगर ब्लड में पीआरएल है, ये कंडीशन क्या करता है? ये कंडीशन क्या करता है? इनविट द, है ना, इनविट या स्टॉप द मेंसेस या प्रिवेंट द
प्रिवेंट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब उसमें मेंसेस होने से रोकता है। फीमेल्स में जब तक ये पीआरएल होगा तब तक फीमेल में मेंसेस नहीं होगा। तो ये पीआरएल की बात रही। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएसएच हार्मोन्स। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स इंटरमीडियन से सेक्रीट होता है। पार्स इंटरमीडिया, तो ये पार्स इंटरमीडिया से सेक्रीट होता है। तो जनरली ये हार्मोन्स बर्ड्स और मैमल्स में सेक्रीट होता है। बर्ड्स और मैमल्स में ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा बहुत सारे बुक में आप देख सकते हो। तो एमएसएच जो है एमएसएच या इंटरमीडियन ह्यूमन में रिड्यूस होता है, ह्यूमन में रिड्यूस्ड होता है, ह्यूमन में यह रिड्यूस्ड होता है। तो ह्यूमन में इसका सेक्रेशन रिड्यूस्ड होता है या रुडिमेंट्री होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में होता है, या आप कह सकते हो रुडिमेंट्री होता है। मतलब एमएसएच का जो जिससे निकलता है पार्स इंटरमीडिया, है ना, यह ह्यूमन में रुडिमेंट्री होता है, इसलिए कम एमएसएच निकलता है या ना के बराबर निकलता है। किसमें? ह्यूमन में। लेकिन बर्ड्स और मैमल्स में, दूसरे मैमल्स में पर्याप्त मात्रा में सेक्रेट होता है। तो स्पेशली यह क्या करता है? तो यह स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट सेल को, मेलानोसाइट्स सेल। तो मेलानोसाइट सेल ये स्किन में पाए जाते हैं, ये स्किन में पाए जाते हैं, और इनका काम होता है मेलानिन फॉर्मेशन, मेलानिन फॉर्मेशन। तो मेलानिन फॉर्मेशन काम होता है। कार्निंग मतलब इनका काम होता है पिगमेंटेशन। कार्निंग मतलब डार्क कलर। तो ध्यान दीजिएगा। तो डार्क कलरेशन ऑफ स्किन का जो डार्क कलरेशन होता है या ब्लैक कलरेशन होता है वो मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन एक केमिकल होता है, इसको काला जो है ये काला कलर का एक रंगा पदार्थ होता है, मतलब ब्लैक कलर का यह एक रंगा पदार्थ होता है जो कि बर्ड्स और मैमल्स के स्किन के कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ह्यूमन में यह रुडिमेंट्री है, ह्यूमन में ना एमएसएच रुडिमेंट्री है, तो उसके स्किन में क्या मेलानिन का सिंथेसिस नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इस मेलानिन के सिंथेसिस के लिए यह ACTH होगा, है ना। ये जो है आप याद रखेंगे, AC ब्लैक कलरेशन इन द ह्यूमन किसके कारण होगा? मेलानिन के कारण। और इस स्किन में मेलानिन को प्रमोट कौन करेगा? मेलानिन के फॉर्मेशन को ACTH, नॉट MSH ह्यूमन में, लेकिन दूसरे एनिमल में करेगा। तो आप याद रखेंगे ना, काला कलर, कालिया जो होता है, काले कलर वाले जो कालिया होते हैं उनमें मेलानिन ज्यादा होता है। अच्छा, मेलानिन जिसके स्किन में ज्यादा होता है उसका स्किन का कलर ब्लैक होता है। और दूसरी इसका फायदा क्या होता है? ऐसे लोगों में कैंसर, स्किन कैंसर होने की संभावनाएं कम होती है। तो जो गोरे लोग होते हैं उसमें स्किन कैंसर ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके स्किन में मेलानिन कम बनता है, इसलिए उसमें स्किन कैंसर ज्यादा होता है। लेकिन जो काले लोग होते हैं उनमें स्किन के अंदर मेलानिन होता है और कैंसर जो है स्किन कैंसर होने की चांसेस कम होते हैं। स्किन कैंसर कैसे होता है? जब हार्मफुल रेडिएशन सन से चलता है, अगर वो हमारे स्किन पे पड़ता है जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, तो मेलानिन जो स्किन के सेल के जो जीन होते हैं, सेल के जो जीन होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देता है, जिसको जो है सेल में एक जीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोऑन्कोजीन। और ये प्रोटोऑन्कोजीन हाईली रेगुलेटेड जीन होता है, सेल के डिवीजन के रेट को नॉर्मल पे बनाए रखता है। लेकिन जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज आता है, इस प्रोटोऑन्कोजीन को स्टिमुलेट कर देता है और ये प्रोटोऑन्कोजीन भड़क जाता है, गुस्सा कर जाता है, ये अपने आप को चेंज कर देता है ओंकोजीन में। और हम जानते हैं ओंकोजीन सेल के डिवीजन के रेट को बहुत फास्ट कर देता है। और जब सेल का डिवीजन रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा तो सेल दिन दूना रात चौगुना बनने लगेंगे, बहुत ज्यादा बनने लगेंगे। और जब बहुत ज्यादा सेल बनेंगे तो स्पेस तो एरिया तो स्पेसिफाइड है, जिस कारण से एक सेल दूसरे सेल के ऊपर चढ़ करके धक्का मुक्की करना शुरू
और एक दूसरे को इंजर्ड करना शुरू कर देंगे, और जिस कारण से क्या हो जाएगा, सड़न पैदा हो जाएगा, मतलब कैंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, है ना। तो मेलानिन का बनना अच्छी बात है। तो जो गोरे लोग होते हैं उसमें स्किन कैंसर ज्यादा होता है। जैसे अभी आप देखो जो है व्हाइट अमेरिकन की बात करो तो उनका स्किन जरा देखो, गोरे तो बड़े होते हैं लेकिन उनके स्किन पे थोड़ा एकदम चित्ती चत्ता पड़ा रहता है, मतलब स्किन खराब टाइप का, रूखा टाइप का रहता है। इंडियंस में आप देखो, है ना, ब्लैक कलर के होते हैं, है ना, काले लोग होते हैं यहाँ पे, है ना, उनमें स्किन कैंसर होने के संभावनाएं कम होती है क्योंकि उनकी बॉडी में मेलानिन ज्यादा होता है। और ये मेलानिन करता क्या है, मेलानिन अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है ना। वो बात अलग है, काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो आगे हम बात करते हैं मेलानिन ये वाला, ये हो गया एमएसएच। अच्छा, तो हमने सीख लिया एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले सारे हार्मोन्स के बारे में। अब हम लोग सीखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन्स। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम होता है वैसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन की हम बात करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम होता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स, कौन सा इजेक्टिंग हार्मोन्स, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स, या इसी को हम कहते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन्स, मिल्क लेट डाउन हार्मोन्स। और हम इसको कहते हैं पीटोसिन, पीटोसिन, क्या कहेंगे, पीटोसिन, इसको हम पीटोसिन के नाम से भी जानते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, जो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन होता है, मतलब ऐसा ऑक्सीटोसिन जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, उस ऑक्सीटोसिन को हम पीटोसिन कहते हैं। जब किसी फीमेल को बच्चा पैदा होने वाला होता है तो डॉक्टर हॉस्पिटलाइज होता है, तो डॉक्टर जब देख लेता है कि हाँ बर्थ होने वाला है, तो पेन बड़ा कम हो रहा है, तब वो पीटोसिन का इंजेक्शन देता है। तो पीटोसिन लेबर को प्रमोट कर देता है। कहने का मतलब उसमें जो लेबर पेन होता है, लेबर पेन क्या होता है, बर्थ के टाइम जो पेन होता है उसको लेबर पेन कहते हैं। और ये पेन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बर्थ नहीं हो पाएगा। तो पीटोसिन क्या करेगा, जो है लेबर पेन को प्रमोट करता है। तो बर्थ के टाइम पर फीमेल में जो इंजेक्शन लगता है उसको पीटोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पीटोसिन। और तीसरा इसको हम बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन्स। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द बर्थ हार्मोन्स। तो आप याद रखिएंगे, मिल्क लेट डाउन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स, पीटोसिन या बर्थ हार्मोन्स। इसको याद रखेंगे, एमपी बोर्ड, एम फॉर मिल्क इजेक्टिंग, पी फॉर पीटोसिन, बी फॉर बर्थ हार्मोन्स। इसके फंक्शन की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं ये जो है लगभग 9 अमीनो एसिड का बना हुआ हार्मोन्स है। तो इसमें 9 अमीनो एसिड होते हैं, टोटल 9 तरह के अमीनो एसिड होते हैं इस हार्मोन्स में, ऑक्सीटोसिन में। तो ऑक्सीटोसिन करता क्या है, तो आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन, है ना, वैग्रस कॉन्ट्रैक्शन, इसका काम होगा वैग्रस। वैग्रस का मतलब, वैग्रस मतलब बहुत तेजी, वैग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ऑफ स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल्स का ये वैग्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है। बाबू किसका, कौन से स्मूथ मसल्स, कहां के, तो आप कह सकते हो यूटेरस, यूटेरस का स्मूथ मसल्स। आप कह सकते हैं मेमरी ग्लैंड का, मेमरी ग्लैंड का स्मूथ मसल्स। अब जरा देखिए, जैसे ही बर्थ होता है, बर्थ की बात करते हैं, तो यूट्रस में जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ये जैसे ही ऑक्सीटोसिन जाता है बॉडी के अंदर, तो यह स्मूथ मसल्स को बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, और जिस कारण से पेन होता है और ना यूट्रस सिकुड़ने लगता है। और यूट्रस जब सिकुड़ेगा, बेबी, उस यूट्रस के अंदर जो बेबी है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, जिसको हम बर्थ कहते हैं। मतलब ये पर्चुरेशन में सहायता करता है। तो दीज हार्मोन्स हेल्प्स इन पर्चुरेशन, हेल्प्स इन पर्चुरेशन, ये पर्चुरेशन में सहायता करता है। कौन सा, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अब देखो बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद बच्चा पैदा हुआ और अब उसको मां का दूध चाहिए, तब ये पीटोसिन क्या करेगा, मेमरी ग्लैंड में जो स्मूथ मसल्स है, मेमरी ग्लैंड के निप्पल्स पर, मेमरी ग्लैंड के निप्पल्स में जो स्मूथ मसल्स है
उस स्मूथ मसल्स को एक कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, जिस कारण से मेमरी ग्लैंड के निप्पल्स पे जो पोर होते हैं वो पोर ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसे ही वो पोर टूटते हैं तो उस मेमरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क भरा होता है वो मिल्क बाहर निकलने लगता है। इसलिए इसको हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। इस हार्मोन्स का सिंथेसिस है ना, इस हार्मोन्स का सिंथेसिस जो है हाइपोथैलेमस में होता है। तो दीज हार्मोन्स आर synthesized in हाइपोथैलेमस। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन दीज हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सेक्रेटेड है ना, सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सेक्रेट होता है। अच्छा, दूसरे हार्मोन्स की बात करते हैं जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन इसी का दूसरा नाम होता है ADH, या हम इसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो दिस इज कॉल्ड एज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, या इसका दूसरा नाम होता है पिट्रेसिन। तो ध्यान दीजिएगा, ये पीटोसिन है और ये पिट्रेसिन है। तो दीज आर कॉल्ड एज द पिट्रेसिन, नॉट पीटोसिन। तो ये भी कहां बनता है? तो दीज आर आल्सो synthesized in हाइपोथैलेमस। ये भी हाइपोथैलेमस बनता है लेकिन सेक्रेटेड। तो दीज आर आल्सो सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस हार्मोन्स का क्या काम होता है। तो इस हार्मोन्स का फंक्शन, तो फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस हार्मोन्स का फंक्शन क्या होगा। तो ADH हार्मोन्स ये हमारे नेफ्रॉन के DCT पे काम करता है, PCT पे भी काम करता है। नेफ्रॉन में ना जो रीनल टिब्यूल्स है उस पर काम करता है, उस पर एक्ट करता है। तो इसका काम क्या है? मेनली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना। तो इसका काम क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पानी फ्रॉम रीनल टिब्यूल से पानी को निकाल लेता है। मतलब हमारे नेफ्रॉन के अंदर जो पानी है वहां से रीएब्जॉर्ब करवा करके हमारे बॉडी के ब्लड में ले आएगा। नेफ्रॉन के अंदर के पानी को निकाल करके बॉडी के ब्लड में ले आएगा, और ब्लड में ले आएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये पानी को नेफ्रॉन से निकालेगा तो यूरिन कैसा हो जाएगा? कम बनेगा, यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं, तो इसका काम होगा कंसंट्रेट द यूरिन। तो ADH ये यूरिन को कंसंट्रेट करता है, ADH यूरिन को कंसंट्रेट करता है। तो आप कह सकते हैं ये नेफ्रॉन से पानी को निकाल लेगा। जब निकलेगा पानी नेफ्रॉन से तो यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी, कहने का मतलब यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा। अच्छा, अब जरा देखिएगा, इसके हाइपोसेक्रेशन से क्या होगा? हाइपोसेक्रेशन मतलब अगर ADH नहीं सेक्रीट हो रहा है या ADH कम सेक्रीट हो रहा है। यदि ADH कम सेक्रीट हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, अगर ADH कम सेक्रीट होगा तो क्या होगा? तो पानी का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, है ना, क्लियर। तो जो है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रिड्यूस, है ना, कम हो जाएगा। और अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम हुआ तो यूरिन कैसा बनेगा? यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, है ना, पंछुछुर यूरिन बनने लगेगा। पंछुछुर यूरिन मतलब समझते हो ना, डाइल्यूट यूरिन जिसमें पानी ज्यादा हो, है ना। तो यूरिन कैसा होगा? डाइल्यूट होगा। और मोर अमाउंट डाइल्यूट होगा तो आप कह सकते हो मोर अमाउंट ऑफ यूरिन, है ना, मोर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में यूरिन बनेगा। और ज्यादा अमाउंट में अगर यूरिन बना तो ज्यादा यूरिनेशन होगा, है ना, ज्यादा अमाउंट पे यूरिन बना तो ज्यादा यूरिनेशन होगा। तो मतलब आप कह सकते हो फ्रीक्वेंट रैपिड यूरिनेशन
और अब जरा देखिए बाबू, रैपिड यूरिनेशन, कोई भी व्यक्ति बार बार यूरिनेशन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, बार बार यूरिन, जब मन किया तब यूरिनेशन हो रहा है, तो कहने का मतलब बार बार यूरिनेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एडीएच कम निकल रहा है तो ज्यादा यूरिन बन रहा है, ज्यादा यूरिन बनेगा तो बार बार यूरिनेशन होगा, और बार बार यूरिनेशन को आप कह सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस, ध्यान दीजिएगा, यहां डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस में चीनी की मात्रा बढ़ने से होती है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस जो है एडीएच हार्मोन्स की कमी से होती है, एडीएच हार्मोन्स की कमी से होती है, तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। तो रैपिड यूरिनेशन मतलब डायूरेसिस, क्या होगा, डायूरेसिस। इस एडीएच का ज्यादा सेक्रेशन क्या करेगा, प्रिवेंट द डायूरेसिस, तो ये क्या कार्य करता है, इसके हाइपोसेक्रेशन, तो इसका हाइपोसेक्रेशन डायूरेसिस, डायूरेसिस को इंक्रीज कर देगा, रैपिड यूरिनेशन करवाएगा, कहने का मतलब पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। तो पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास लगना, इंक्रीज द थर्स्ट, इंक्रीज द थर्स्ट। ज्यादा यूरिनेशन होगा तो आपके बॉडी में पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होगी तो ज्यादा प्यास लगेगा, तो जिसको पॉलीडिप्सिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीडिप्सिया। इस तरह से मैंने आपको स्क्रीटरी सिस्टम पढ़ाते समय बताया था, इसके हाइपोसेक्रेशन से क्या क्या होता है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। तो यूरिन ज्यादा लॉस, ज्यादा पानी कम है मतलब रीअब्जॉर्प्शन रुक गया तो ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा, ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो जो है ब्लड प्रेशर घटेगा, ब्लड फ्लो घटेगा, ब्लड फ्लो घटेगा तो ब्लड प्रेशर ब्लड फ्लो घटा तो मतलब जीएफआर घटा, जीएफआर घटा तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इसके कम सेक्रेट होने से। तो हमने पढ़ लिया एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स। आज के क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।